So the question is, on a system with n CPUs and p processes, find the maximum and minimum number of processes in each of ready, blocked and running state. So you have 3 minutes or you can take 5 minutes to solve this. एक बार आप सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आप आंसर मैच कर लेना. सो प्लीज सभी इसको सॉल्व करो अपना अपना. ये EST में भी आया हुआ है क्वेश्चन और पुराना गेट का भी क्वेश्चन है. यस जशन, ये करेक्ट है आपका मिनिमम वाला. नहीं, मैक्सिमम में गलत है आपका. यस, लास्ट का मैं करवा दूंगा वो क्वेश्चन भी कार्तिक, लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जो. सो लेट अस सॉल्व. देखो, पहले क्वेश्चन की कोई भी आपके पास हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने ध्यान से उसको पढ़ा हो. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास कितने प्रोसेसर हैं. इन्होंने पहले ही बोल दिया कि n नंबर ऑफ सीपीयूज हैं और प्रोसेसेस कितने हैं, p. नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं इज इक्वल टू p. अब यहां पर आपके पास इन्होंने पूछा क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन ईच ऑफ रेडी, ब्लॉक्ड एंड रनिंग स्टेट्स. तो सबसे पहले मैं मिनिमम की बात करता हूं. हाँ जी, रेडी में कितने मिनिमम हो सकते हैं, क्या पता सभी के सभी प्रोसेसेस ब्लॉक्ड या रनिंग स्टेट में हो. तो रेडी में कितने हो सकते हैं मिनिमम, 0. रनिंग में कितने हो सकते हैं, क्या पता सभी के सभी प्रोसेसेस ब्लॉक्ड स्टेट में हो. तो क्या होगा, रनिंग में 0. क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ना कि सारे के सारे प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में हो, मतलब सभी के सभी प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट के लिए गए हों, ये तो पॉसिबिलिटी है. और तीसरा क्या है, ब्लॉक स्टेट में कितने हो सकते हैं, वो भी 0. क्या पता सभी के सभी रनिंग स्टेट में हो और या रेडी स्टेट में हो और ब्लॉक स्टेट में कोई भी ना हो. तो मिनिमम का तो इसका आंसर काफी इजी था, ब्लॉक्ड इक्वल्स टू 0. हाँ जी, इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, एनी डाउट के 0 0 0 क्यों आए. यस, नो डाउट. मैं रिपीट कर देता हूं. देखो, सबसे पहले ये देखो कि रेडी स्टेट है जो आपकी, रेडी स्टेट में आपके मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हो सकते हैं. ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास n नंबर ऑफ सीपीयूज हैं और p टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस p हैं. तो ये पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे प्रोसेसेस या तो रनिंग स्टेट में हैं या ब्लॉक्ड स्टेट में हैं, रेडी में कोई भी ना हो. तो रेडी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस की पॉसिबिलिटी है, दैट इज 0. ठीक है, दैट इज 0. हाँ जी, डाउट पूछो अभी.
इसमें किसी को डाउट के रेडी में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस 0 क्यों हो सकते हैं? क्लियर। अब ब्लॉक्ड में मिनिमम क्यों 0 है? ये भी पॉसिबिलिटी है कि सभी के सभी प्रोसेसेस आपके रनिंग स्टेट में हैं या कुछ ना कुछ टर्मिनेट हो गए हैं रनिंग करके, तो ब्लॉक्ड में कितने रहेंगे? 0। क्लियर। तो ब्लॉक्ड में कितने रहेंगे? 0। फिर मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस रनिंग स्टेट में कितने हो सकते हैं? देन अगेन 0। सभी के सभी प्रोसेसेस ब्लॉक्ड स्टेट में हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोसेसेस रनिंग स्टेट में कितने होंगे? 0। हाँ जी, तीनों में 0 आंसर क्यों आया, ये इसमें किसी को डाउट हो? नो डाउट। तो अब मैक्सिमम की बारी आ गई। अब मैक्सिमम में इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं? P। तो रेडी में कितने हो सकते हैं? P मैक्सिमम। मैक्सिमम रेडी में कितने हो सकते हैं? P। हाँ जी, मैक्सिमम प्रोसेसेस रनिंग में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस रनिंग में कितने हो सकते हैं? दैट इज n। क्यों? जितने नंबर ऑफ सीपीयू हैं उतने ही आपके प्रोसेसेस रनिंग में हो सकते हैं, अगर P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। उस कंडीशन में रनिंग में कितने होंगे? n। क्लियर। ये क्लियर है ना बात? हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो कि रनिंग में n क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ सीपीयू हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस n या n के इक्वलेंट n या n से ज्यादा हैं तो कितने होंगे वो रनिंग में? n। हाँ जी, ये क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट हो कि रनिंग में n क्यों है? सीपीयू सिंगल कोर नहीं है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली देखो, नंबर ऑफ सीपीयू कितने हैं? यस, पी भी हो सकते हैं इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। यस, बिल्कुल सही चंदन, ठीक है। देखो इसमें, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि n नंबर ऑफ सीपीयू हैं, तो यहां पर सिंगल कोर की बात ही नहीं है। क्लियर। सारे के सारे सीपीयू आपके, ये हमें बोल दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीपीयू कितने हैं? n। तो अब मैक्सिमम रेडी स्टेट में कितने हो सकते हैं प्रोसेसेस? जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उतने रेडी स्टेट में रह सकते हैं, दैट इज p। ब्लॉक्ड में कितने रह सकते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, दैट इज p। रनिंग स्टेट में कितने रह सकते हैं? n if p is greater or equals to n, or p if, हाँ जी, p किस स्टेट में रहेंगे? n is ग्रेटर और इक्वल्स टू p। तो आपके पास ये इसका आंसर है। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? यस, अगर रैम कम हो तो रेडी भी तो फुल हो सकती है, ये बिल्कुल सही बात की है आपने। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन यहाँ अजम्पशन ऐसा, एक्चुअली यहाँ 4 ऑप्शंस थी। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था, यहाँ 4 ऑप्शन थी जिसमें एक को टिक करना था। सारे ब्लॉक्ड में कैसे आ गए? ये तो पॉसिबिलिटी है। ब्लॉक्ड स्टेट में क्या होता है आपके पास कि जब कोई
अगर आप पिछली डायग्राम को देखोगे, ये वाली को, तो ये वेटिंग या ये ब्लॉक्ड स्टेट है, ये कब आती है? जब किसी इनपुट आउटपुट इवेंट की रिक्वायरमेंट है। मान लो सारे के सारे प्रोसेसेस आपके एक ही टाइम पर इनपुट आउटपुट चाहिए था, तो सारे के सारे किस स्टेट में चले गए? ब्लॉक्ड स्टेट। रेडी में पी प्रोसेसेस होंगे। यस, नहीं, रेडी में पी ही होंगे। मान लो आपका सीपीयू मैक्सिमम पूछा ना, एक बार तो पी होंगे ही होंगे। नहीं, रेडी में तो पी होंगे ही होंगे। जैसी न्यू से रेडी स्टेट में जाएगा वो पी प्रोसेसेस होंगे ही होंगे। नहीं, मैक्सिमम के केस में इक्वल है। देखो, मैक्सिमम के केस में इक्वल हो सकते हैं चंदन, अगर रेडी और ब्लॉक्ड स्टेट है। देखो, कईयों को चैट नहीं दिख रही होगी तो मैं बता रहा हूं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रेडी और ब्लॉक्ड स्टेट में इक्वल होते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल है, हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम। अगर लेट अस सपोज मैं बोलूं कि रेडी स्टेट में आपके अभी 4 प्रोसेसेस हैं और ब्लॉक स्टेट में 4 प्रोसेसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने होंगे? 8। ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वो 4 और 4 इक्वल हों, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है कि सारे के सारे अभी रेडी स्टेट में है, तो वो क्या है? रेडी की मैक्सिमम सारे के सारे ब्लॉक स्टेट में है, तो वो ब्लॉक की मैक्सिमम। ब्लॉक मैक्सिमम इक्वल्स टू पी। यस। हाँ जी, और किसी को डाउट? अगर रनिंग 0 है तो सीधा न्यू से सीधा रनिंग क्यों नहीं हुआ? देखो, अगर रनिंग 0 है तो न्यू से रनिंग में कौन लेकर आएगा? आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो कि इतना फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं होता। क्लियर? जो कि इतना फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं होता। क्लियर? तो मे बी उसको कुछ सेकंड्स आपको लगे, क्योंकि हार्ड डिस्क से रैम में आने को थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर? हाँ जी, और किसी को इसमें डाउट हो इस क्वेश्चन में? तो आंसर क्या हुआ उसका? मिनिमम के केस में 0 0 0 और मैक्सिमम के केस में कितना होगा? पी पी एन और पी। एन और पी क्यों? अगर आपके पास नंबर ऑफ सीपीयू नंबर ऑफ प्रोसेसेस से ज्यादा है तो पी होगा, अगर नंबर ऑफ सीपीयू प्रोसेसेस से कम है तो एन होगा। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है अपूर्व, लेकिन हमने पूछा क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम के केस ही लिए हैं। होने को तो देखो बीच की पॉसिबिलिटीज तो पॉसिबल है ही हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं, तो हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है ये? हाँ जी, और किसी को कोई डाउट हो? सो एक क्वेश्चन इसका आगे का करते हैं, फिर जो पिछले वाला क्वेश्चन था जो जिसको डाउट था वो क्लियर कर लेंगे। हाँ जी, ये ऐसे को ऑप्शन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस that can be in ready state for a computer system with n CPU is। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? राइट ऑप्शन इज डी। राइट ऑप्शन इज डी। रेडी स्टेट का नंबर ऑफ सीपीयू से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन रेडी स्टेट विद n CPU इज इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्लियर? इसमें किसी को डाउट हो? ये तो अभी पिछले क्वेश्चन
का ही एक तरीके से वो है ना, इसमें हमने अभी बोला तो है कि रेडी स्टेट में कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है मैक्सिमम, उसका n CPU से तो कोई लेना देना ही नहीं है। वही चीज यहाँ पे है, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ n। अगर यहाँ पे n CPU की बजाय n प्रोसेसेस होता तो रेडी स्टेट में मैक्सिमम कितने हो सकते थे, n। क्लियर? अगर प्रोसेसर की बजाय प्रोसेसेस होता तो कितने हो सकते थे, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। क्लियर? हाँ जी, इसमें किसी को डाउट? एनी डाउट? सो नो डाउट। तो जो पिछला क्वेश्चन था कईयों ने पूछा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें इस क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई, वो कमेंट में लिखो जिस किसी को डाउट है। देखो इसमें पूछा गया है, इफ अ प्रोसेस makes a transition D, it would result in another process making transition A immediately। किसी प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो साथ ही साथ यहां स्टार्ट से रेडी होगा इमीडिएटली। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है जो कि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता। क्लियर? सेकंड, a process P2 in blocked state can make transition E while another process P1 is in running state। ये तो ट्रू है। क्यों? आपने बोला कि किसी ने ट्रांजिशन ई की फ्रॉम ब्लॉक टू रेडी, ब्लॉक टू रेडी कर सकता है वाइल कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो। ये तो क्योंकि रनिंग तो इंडिपेंडेंटली हो रही है तो ब्लॉक से रेडी वो जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। नाउ ऑप्शन थर्ड, द ओएस यूजेस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। हाँ जी, प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेसर को यूज करना चाहता है, मतलब उस पर एग्जीक्यूट होना चाहता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रीम्प्ट कर रहा है, मतलब उसने फोर्सफुली वहां से उससे प्रोसेसर छीन लिया, तो उस तरह की शेड्यूलिंग को हम कहते हैं प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्या यहाँ पे प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कहां से? ये फ्रॉम द ट्रांजैक्शन सी, ये कहां से कहां जा रहा है, रनिंग से रेडी में वो लेकर गया इसे फोर्सफुली। तो ये तो आपकी फोर्थ ऑप्शन क्या है? देखो, ओएस यूजेस नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन सी है वो साफ साफ बता रही है कि इसमें प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज हुई है। हाँ जी, किसी को डाउट? प्रिमिटिव मैं बता दूंगा। प्रिमिटिव, जिसको प्रिमिटिव अभी भी नहीं समझ में आया, हम जब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक बार चलो मैं फास्ट फास्ट बता देता हूं आपको। हाँ जी, इसके लिए अगर आपके पास क्वांटम टाइम 1 है तो टाइम शेयरिंग या राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में कैसे बनेगा गैंट चार्ट, जो स्टार्टिंग में करवाया था आपसे। फ्रॉम 0 to 1 P1 चलेगा। क्लियर? फ्रॉम 1 to 2, या अगर इसको 0.5 भी अराइवल टाइम होता तो फ्रॉम 1 to 2 कौन सा चलता, P2। इसका रिमेनिंग टाइम इतना रह गया। देन P1, क्लियर, देन P2 एंड देन P2। ठीक है, अब P1 को देखो, एट टाइम यूनिट 1 P1 प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी उसको 1 यूनिट और चाहिए था और वो एग्जीक्यूट होना चाहता था, लेकिन ओएस ने क्या किया, इस प्रोसेस को प्रीम्प्ट कर दिया और P2 को ले आया। फिर एट टाइम यूनिट 2 प्रोसेस अभी भी P2 की पेंडिंग बची थी 3 यूनिट्स, लेकिन ओएस ने क्या किया,
P2 को प्रीम्प्ट कर दिया और P1 को ले आया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रीम्पशन, जहां पे OS आपका फोर्सफुली प्रोसेस को प्रीम्प्ट करे। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? और किसी को डाउट हो भी प्रीम्पशन में? क्लियर? सो हाँ जी, और किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो? हमने स्टेट्स के ऊपर 3 क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस। नो, प्रीम्प्टिव इज नॉट बेसिकली टाइम शेयरिंग। प्रीम्प्टिव के लिए आपके पास और भी एल्गोरिदम यूज होते हैं। देखो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि प्रीम्प्टिव इज बेसिकली टाइम शेयरिंग। नो, प्रीम्प्टिव क्या है कि ओएस ने फोर्सफुली किसी प्रोसेस से प्रोसेसर को छीन लिया। ठीक है, प्रोसेसर ने ओएस ने फोर्सफुली किसी प्रोसेस से प्रोसेसर को छीन लिया, तो उसको हम प्रीम्पशन बोलते हैं। इसके बेस पे कई एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। टाइम शेयरिंग भी या राउंड रॉबिन एल्गोरिदम भी सेम प्रीम्पशन यूज करता है। क्लियर? मान लो किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा हो, तो वो भी आकर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पहले उस प्रोसेस को देगा ऑपरेटिंग। ठीक है, क्लियर? यस, टाइम शेयरिंग इज इक्वल टू राउंड रॉबिन, ये सही है। वो आगे हम करेंगे। ठीक है, और किसी को भी कोई डाउट हो? तो नेक्स्ट हम अभी आगे कर रहे हैं। देखो ये आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ कि डबली लिंक लिस्ट की फॉर्म में ये ऐसे बनेगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपके सिस्टम पर जिन्होंने लिनक्स इंस्टॉल की है, क्योंकि ये बिल्कुल आपको लगे कि थ्योरेटिकल है, ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है। इसमें बहुत सारी ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेड है। देखो अगर आप इसको देखोगे तो बेसिकली ये एक तरीके से पीसीबी की ये कंपोनेंट्स ही होगी ना, कि आपका प्रोसेस आईडी क्या है, स्टेट क्या है, ये क्या है। तो लिनक्स में ये कहां पर स्टोर होंगे? तो लिनक्स में ये स्टोर होते हैं देखो इंक्लूड में, आपके पास इंक्लूड डायरेक्टरी में लिनक्स में scheduling.h, और यहां पे आपके पास देखो यही चीज पड़ी है, स्ट्रक्ट टास्क अंडरस्कोर स्ट्रक्ट, जो बुक में दिखाई गई है, और यहां पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का वो पुराना है, और मैं एडमिन भी नहीं हूं, तो उस इसलिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपने कहां पर देखना है, लेकिन आपने कहां पर देखना है, आपको फाइल कहां पे मिलेगी जो देखना चाहते हैं। ठीक है, आप गए, सॉरी इसको बाहर से सर्च करो। यहाँ पे यूजर देखो, यहाँ पे देखो लिनक्स नाम का फोल्डर मिलेगा, और उसमें scheduling.h देखना, ये देखो। तो मेरे वाले में नहीं ये है, आपको मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्ट अंडरस्कोर टास्क के नाम से आपको ये मिलेगा। उसमें ये ऐसे ही स्टोर होगा आपका, जो जैसे यहाँ इस स्लाइड में बताया गया है। तो स्लाइड में कैसे बताया गया है आपको, ये देखो पीआईडी, ये स्ट्रक्चर की तरह से सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी? आपके कर्नल में। ये पहले से बना हुआ है टास्क अंडरस्कोर स्ट्रक्ट, उसने ऐसे हर प्रोसेस के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है।
तो बेसिकली जो पीसीबी होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। मेमोरी में क्या होता है आपके पास, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, रैम में कौन सा पोर्शन होगा जो प्रोसेस का जाता है, सीधा ये वाला रैम में है और ये वाला पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्लियर? ये देखो यार, यहां पर पाथ लिखा हुआ है, वैसे यूजर में जाओगे जैसे ऊपर देखो, यहां पर ये पाथ लिखा हुआ है, कहां पे, हैश इंक्लूड, ठीक है, ओ सॉरी, इंक्लूड लिनक्स स्लैश शेड्यूलिंग डॉट एच। क्लियर? क्लियर? तो वहां से आपको ये मिलेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, जो नेक्स्ट हम करेंगे, कि हम एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली हम कैसे देखते हैं। हमें क्या पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ, जो मतलब पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है एक प्रोसेस का, अगर हम देखना चाहें उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो कैसे देखें। देखो वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन देख लो ताकि आपको ये ना लगे कि पीसीबी का तो कोई यूटिलिटी नहीं है या कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली उसको स्टोर करके रखता है। अभी मैं आपको नहीं, पीसीबी रैम में नहीं होगा भाई, पीसीबी रैम में नहीं होगा। पीसीबी तो बेसिकली आप का एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो रैम में इंक्लूड करता है, बाकी को रखता है एक साइड में। तो यहाँ पे मान लो मैं एक प्रोग्राम लिखते हैं हम, मैंने वैसे वो पहले से बनाकर रखा है, आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक स्लीप लगा ली 300 की, स्लीप कितने की लगा दी, 300 की। इसका एक रीजन है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी मैं प्रोसेस एग्जीक्यूट करूं वो एकदम से खत्म ना हो, ताकि चले, ताकि मैं आपको, प्रोसेस क्या है, ठीक है। नहीं, ये 3 सेकेंड्स तो मैंने कहीं बताया नहीं, इक्वलेंट टू 3 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स नहीं, 300 सेकेंड्स के इक्वलेंट होगा, नॉट 3 सेकेंड्स, इट विल बी इक्वलेंट टू 300 सेकेंड्स। ये जो 300 है इसका मतलब ये है। क्लियर? तो यहां पर अब मैं इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूंगा। ये स्लीप लगाया क्यों है, ताकि मेरे पास वो प्रोसेस बना रहे, वरना तो अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट ही हो गया तो उसका कोई यूज नहीं। ठीक है, तो अब आप इंफॉर्मेशन ये प्रैक्टिकली कैसे देखोगे, ताकि आपको ये हो जाए कि ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं हो रहा, एक्चुअल में प्रैक्टिकली भी पीसीबी में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं। तो हम इसको देखते हैं। हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूं, और a10.c -o, कोई भी नाम रख लिया इसका, लेट अस सपोज पीसीबी रख लिया इसका नाम, ठीक है। और अब ये कंपाइल हो गया है, तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, तो मैं इसको अभी किल नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा टर्मिनल, सॉरी, यहां से दूसरा टर्मिनल
इसके शॉर्टकट क्या होता है न्यू टर्मिनल का? ये आ गया। लेट अस सपोज मैंने दूसरा टर्मिनल ओपन किया अभी। अब देखो मैं कमांड्स यूज कर रहा हूं कुछ, ps aux, ये क्या होती है कमांड, ये आपको बता दी जाएंगे। ps प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए होती है, aux ऑप्शंस एंड डिफरेंट, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया, हमारे प्रोसेस का नाम क्या है, पीसीबी, ये रहा हमारा प्रोसेस। और इसकी देखो जो प्रोसेस आईडी है वो क्या है, 2993। तो अब इसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टोर करके रखी होगी। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इसको ठीक है। तो अब यहाँ पे PROC नाम का फोल्डर है, आपने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी इसकी प्रोसेस आईडी क्या थी, 2993 थी, क्या थी इसकी प्रोसेस आईडी, इसकी 2993 थी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट प्रोसेस की आईडीज पड़ी हैं, तो उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ये देखो 2993 है, ये तब तक रहेगी जब तक आपका प्रोसेस लाइव है, मतलब एग्जीक्यूशन में है। तो अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट फाइल्स हैं, ये सारी उसकी पीसीबी की इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। और इसमें जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो स्टेटस नाम की फाइल में होगी, तो यू कैन चेक इन स्टेटस फाइल। ये देखो नेम क्या है, यू मास्क नाम की कमांड है, आप पढ़ोगे। पीआईडी क्या है, पीपीआईडी क्या है, तो ये डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पड़ी मिलेगी आपको। क्लियर है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकली आपको बताया गया है कि पीसीबी क्या है। तो देखो ये तो नेम हमने दिया है इस प्रोसेस को पीसीबी, इसलिए ये है यहाँ। क्लियर है ये? तो आपने प्रैक्टिकली जस्ट अभी देखा है कि हम इसकी इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो ये होगी आपकी पीसीबी की बात। सो अभी नेक्स्ट हम करेंगे, देखो जो पीसीबी है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट मींस कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की यहाँ पर है, कॉन्टेक्स्ट है ये। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना, तो सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट या उसका मतलब पीसीबी में है। तो अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं तो अब यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से समझो और आपको क्या पता चल रहा है इस डायग्राम से। इस डायग्राम का अगर आप मतलब देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर ये वर्टिकली ये टाइमलाइन है एक तरीके से। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, पी नॉट। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, पी नॉट। मान लो उसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया, या फिर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया P1, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को अब प्रोसेसर P0 से शिफ्ट करके P1 में देना पड़ेगा। P0 से शिफ्ट करके P1 में देना पड़ेगा। तो उससे उसके करने से पहले, उसके पास कंट्रोल करने से पहले सारे के सारे जो पीसीबी 0 में इंफॉर्मेशन थी वो सारे की सारी P0 पीसीबी 0 में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। हाँ जी, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, प्रोग्राम काउंटर में उसकी लास्ट वैल्यू जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड जो इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस जाएगा, एंड डिफरेंट सो मेनी। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी 1। अब इसका मतलब क्या है,
ध्यान से देखना इस डायग्राम को, फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिदम चल रहा है, या टाइम शेयरिंग जो बोल रहे हो आप। अब इसको आपने ये ऐसे समझना कि ये यहां से, ये वाले स्टेप से थर्ड वाले स्टेप से, मतलब एट टाइम यूनिट 2 से ये यहां पर है। अब यहां से रिलेट करके इसको समझना, एट टाइम यूनिट 2 आपका कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है? P0, ठीक है। लेकिन इसका टाइम क्वांटम जैसे ही पूरा हुआ एट टाइम यूनिट 3, तो अब आपका कौन सा प्रोसेस आएगा? P1। लेकिन उससे पहले P0 क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा पीसीबी 0 में, जो इस प्रोसेस का कंट्रोल ब्लॉक था, और P1 रीलोड करेगा अपनी स्टेट्स को पीसीबी 1 की को, तो वहीं से फिर वो स्टार्ट होगा। तो यहां पर रीलोडिंग का मतलब क्या है? जहां से ये P1 हटा था वहीं से वो स्टार्ट करेगा। तो ये सारे प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला यहां तक सिस्टम क्या है? आइडल। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच है, ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विच। हर कॉन्टेक्स्ट स्विच एक ओवरहेड लेकर आता है। ओवरहेड मींस उसकी अपनी कॉस्ट होती है। तो इतना टाइम आपका सिस्टम क्या किस स्टेट में रहा? आइडल स्टेट में। हम तो यहाँ थ्योरेटिकली बोल देते हैं कि एट टाइम यूनिट 1 ये हो गया, मे बी इसको 1.0000 समथिंग टाइम लगा हो। वो टाइम किस लिए लगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच। किसी को डाउट है? इस डायग्राम को देखो, किसी को डाउट? नो डाउट। देखो डायग्राम दोबारा देखो, पहले प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट कर रहा था, अब बारी P1 की आ गई, तो क्या होगा? सेव स्टेट इनटू पीसीबी 0 और रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी 1। फिर इसने अपनी एग्जीक्यूशन की, और अगर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है या कोई और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो ये क्या करेगा? इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच होना पड़ेगा, सेव स्टेट इनटू पीसीबी 1। तो ये डायग्राम किसको, कौन से एल्गोरिदम को डिपिक्ट कर रही है? ये तो राउंड रॉबिन को ही डिपिक्ट कर रही है। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? एनी डाउट्स? नो डाउट। तो ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपकी इंटरप्ट हो रहा है या सिस्टम कॉल होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरप्ट ड्रिवन है। कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो थ्रू इंटरप्ट और सिस्टम कॉल ही होगा, और हर कॉन्टेक्स्ट स्विच की अपनी एक कॉस्ट होगी। ये देखो थ्रेड्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ये हमने कर लिया। तो अब हमारे पास टाइम है कम, तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देख लो, क्या है इन्होंने ये बताया हुआ कि आपके पास हर डिवाइस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्यू फॉर्म होगी जो कि रिक्वेस्ट उनके लेगी। अब मल्टीपल प्रोसेसेस एट ए टाइम आपके सिस्टम में हो सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग यही कहती है। तो हर प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, जो कि एक तरीके से लिंक लिस्ट की फॉर्म में आपके पास रखा गया है। तो रेडी क्यू है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू है, हर डिवाइस के लिए क्यू लगी हुई है। क्लियर? तो इसमें क्या है, टेल सबसे लास्ट वाले पीसीबी को डील करती है और हेड सबसे फर्स्ट वाले को डील करता है, और आपस में ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में बने हुए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर को करते हैं ओवर।
ग्राउंड इसलिए किया गया है, इसको आप ग्राउंड कह लो या कुछ भी, यहाँ पे एंड है, इसके आगे नहीं है, ये लास्ट एलिमेंट है लिंक लिस्ट का। क्लियर? यहाँ पे ग्राउंड आपको लग रहा है, ये इसका मतलब है नल। नल किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।